हेमोफीलिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ब्लड क्लॉट करने की क्षमता सिवियरली रिड्यूस हो जाती है और हेमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति स्लाइट इंजरी में भी प्रोफ्यूसली ब्लीड करने लगता है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के अवसर पर, जो कि अप्रैल के महीने में ही ऑब्जर्व किया जाता है, मेडिसर्कल एमिनेंट हेमेटोलॉजिस्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि लोगों में इस रेयर मेडिकल कंडीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। आज हमारे साथ डॉक्टर केडी ठक्कर मौजूद हैं। डॉक्टर ठक्कर एक ऑन्कोलॉजी सर्जन है और इन्होंने ग्लोबली डिफरेंट कैंसर सेंटर्स में काम किया है। इन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स प्रेजेंट किए हैं और इनके राइटअप्स कई जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एट स्ट्रैसबर्ग। वेलकम डॉक्टर ठक्कर टू मेडिसर्कल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड या बोलिए ना। यस, सो डॉक्टर ठक्कर, टू बिगिन विथ, हेमोफीलिया के कारण क्या है? पहले जैसे लाइक आपने जो डिस्क्राइब किया, हेमोफीलिया जो डिजीज एक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे ब्लीडिंग, एक्सेसिव प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, वो सही बात है। एंड हेमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, यानी एक रक्त की बीमारी है। और क्या होता है उसमें कि जैसे कि नॉर्मल जब हमें कोई कट होता है या कोई हमें कुछ मार लगती है, चोट लगती है, तो हमें ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग 2 या 3 मिनट में अपने आप बंद हो जाती है। ओके, हीमोफीलिया में कैसे है कि क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी, यानी क्लॉटिंग फैक्टर उस मात्रा में नहीं होते हैं जो नॉर्मल इंसान में होते हैं, तो वो ब्लीडिंग चालू रहती है और वो एक्सेसिव होती है और इससे जान को खतरा हो सकता है। अभी हीमोफीलिया के क्या कारण है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, या तो वो हेरेडिटरी होता है, जैसे कि हमारे फादर से पास ऑन होता है या मदर से पास ऑन होता है, या फिर कुछ पेशेंट्स में अपने आप जेनेटिक म्यूटेशन से नए सिरे से भी आ सकता है। सो ओवरऑल वो जेनेटिक डिजीज। ओके, एंड इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है हेमोफीलिया के? हीमोफीलिया के साइंस एंड सिम्टम्स आर मोर लाइकली के हमें जब एक सस्पिशन होना चाहिए, जब भी किसी, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जब चाइल्ड बर्थ होते हैं, तब उसे काफी टाइम चाइल्ड बर्थ में छोटी मोटी इंजरी होते रहती है। हमें जैसे माँ के पेट से जब बाहर आते हैं तो हम लोग कॉर्ड भी कट करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जिसको हीमोफीलिया होता है, जिस चाइल्ड को हीमोफीलिया होता है, न्यूबॉर्न को जब हीमोफीलिया होता है, तो ब्लीडिंग वहां से बंद नहीं होती अपने आप से, या उसे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का, चलने लगता है तो गिरता है, तो शरीर में हर जगह पे खून के धब्बे जम जाते हैं, जिसको लम्स और बम्स कहते हैं। ओके, जैसे और थोड़ा बड़ा होता है, टीन्स में जाते हैं, जैसे 17-16 साल में हुए, तो खेलते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, स्कूल में मस्ती करते हैं, जब गिरते हैं तो उनको जो इंजरी होती है तो ब्लीडिंग बंद नहीं होता है वहां पे, और जहाँ जो जॉइंट्स है हाथ के, पैर के, वहां पे ब्लड ज्यादा जमा हो जाता है, तो उसे हीमार्थ्रोसिस यानी खून के गट्टे जॉइंट्स में वहां पे जमा हो जाते हैं। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स एक अलग अलग वेरियस एजेस पे आते हैं। हम अगर जानते हैं इसके बारे में, या हेल्थ प्रोफेशनल्स इसे देखते हैं उस नजरिए से कि ये क्यों हो रहा है, तो हम इसका आगे डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, और आप जैसे डायग्नोसिस के बारे में आपने अभी बताया, तो डायग्नोसिस एग्जैक्टली होता कैसे है? डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको एक सस्पिशन, आपने अगर किसी को ऐसा, चलो आप चाइल्ड बर्थ में ये इश्यू हुए कि हमने एक ऑपरेशन कराया सर्कमसिजन, जो कॉमन
ऑपरेशन है छोटे बच्चों के लिए जो कराते हैं 1 साल में या 6 महीने के बच्चों में, और सरकमसिजन करने के वक्त यानी सुन्नत का जो ऑपरेशन करते हैं वो, वहां पे ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और हमें लग रहा है कि इसे हीमोफीलिया है, तो हमें क्या करना है कि हम पहले सबसे पहले उनके माता पिता दोनों, मदर एंड फादर को पूछते हैं, क्योंकि इसमें फादर से पास ऑन होता है, तो फादर को वो होना जरूरी रहता है। तो फादर को पूछते हैं कि क्या आपको ये तकलीफ हुई थी, क्या आपने कभी ये महसूस किया था, क्या आप बीमार हो, आपके दादा उनको ऐसी तकलीफ है, या मदर को पूछते हैं कि आपके पिता को ऐसा कुछ था। मदर को इसमें कुछ नहीं होता है, मदर सिर्फ जीन पास करते हैं, तो मदर के फादर को अवश्य होता है तकलीफ, तो उनसे हिस्ट्री पूछते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री जानना जरूरी है पहले डायग्नोसिस में। दूसरी चीज है कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी बोलते हैं उसे, और एपीटीटी बोलते हैं। अभी इसमें एपीटीटी जो रहता है हीमोफीलिया में वो थोड़ा सा बड़ा आता है, रेस्ड आता है। ओके, नॉर्मल में वो कम रहता है, इसमें बड़ा आता है। जब ये बड़ा आता है तो हमें शंका होती है कि हाँ, इसे हीमोफीलिया होने के चांसेस है। अभी हीमोफीलिया 2 प्रकार के, ए और बी। ए में फैक्टर 8 की मात्रा कम होती है, फैक्टर बी में 9 की मात्रा कम होती है। तो ये जो जब भी एपीटीटी बढ़ जाता है तो हम 8 और 9 की मात्रा देखते हैं। अगर 9 और 8 की मात्रा 40 से कम है तो फिर हम उसे हीमोफीलिया डायग्नोस करते हैं। ओके, और इससे ज्यादा यदि हमें जानना है कि फैमिली लिस्ट में कभी पता नहीं रहता है फैमिली में मदर को या फादर को भी है, तो हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो ये 3 चीज बहुत महत्व की है। एक तो फैमिली को हम पूछे, उसके बाद उसकी ब्लड टेस्ट कराए, और जरूरत पड़ने पे जीन टेस्टिंग करें। ओके। और हेमोफीलिया जैसे कि बहुत प्रोफ्यूजली लोग ब्लीड करते हैं हेमोफीलिया में, इवन स्मॉल इंजरीज एंड कट्स में, तो ये इसकी सिवियरिटी क्या है, मतलब कितना सिवियर हो सकता है? हाँ, देखो हीमोफीलिया एक अनफॉर्चुनेटली कैसे कि ये जो बीमारी है उसे हम कोई मेडिसिन से ट्रीट नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमें नहीं पता है किसी को हीमोफीलिया के बारे में और पेशेंट हीमोफीलिया का है, तो चाइल्ड से ही ये शुरुआत हो जाती है। एक छोटा बच्चा भी जब भी कोई सपोज कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली कोई, और हमें नहीं पता है, इट कैन लीड टू डिजास्टर। खूब ब्लीडिंग होती है, दांत गिराने जाए तो दांत में से ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, नाक में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। मेन, अगर छोटा बच्चा है और इंट्राक्रेनियल यानी डिलीवरी के टाइम पे अगर सर में थोड़ा सा चोट आई, जो ज्यादा करके नॉर्मल डिलीवरी में आती है, तो उनमें अंदर खून के गट्टे जमा हो जाते हैं, और इसकी वजह से कन्वर्जन, साइजर्स, बच्चों में इरिटेबिलिटी और कोमा में भी जा सकते हैं। जैसे बड़े होते हैं, ये सिचुएशन अगर बार बार जॉइंट्स में ब्लड जमा हो जाता है तो जॉइंट्स खराब हो जाएंगे। जॉइंट्स खराब हो जाएंगे तो हम उस लिम्ब यानी हम मूवमेंट जॉइंट की या हाथ की या पैर की नहीं कर पाएंगे। ये सीक्वेली बहुत बड़ा रहता है हीमोफीलिया का। लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल यानी मानसिक जो स्ट्रोक आते हैं उससे तकलीफ होती है, पैरालिसिस हो सकता है, सीवियरिटी इसकी काफी बढ़ सकती है ओके। और काफी रहती है। सो थैंक यू डॉक्टर ठक्कर, आपने एक ओवरव्यू दिया हेमोफीलिया का, क्योंकि ये मैनेजेबल कंडीशन है, 2 अभी तक क्योरेटिव मेजर्स इसके अभी आने बाकी है। तो थैंक्स अ लॉट कि आप। इसमें नहीं, आपका खूब धन्यवाद। और इसमें मेन है कि लोगों को इसके बारे में पता रहे, तो यदि अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट है ऐसी नहीं है, पर इसे साथ में रहकर जीना रहता है और हमें समझना रहता है, और सपोर्ट इसका मेन इम्पोर्टेंट चीज है। हर चीज में बच्चा जब पैदा होता है उससे आगे के जीवन में इसे सपोर्ट की सख्त जरूरत होती है। सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, ऑक्यूपेशनल सपोर्ट, हर जगह पे इसे सपोर्ट की जरूरत रहती है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में और बाहर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए मदद करते हैं। तो अवेयरनेस इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है।
यस डॉक्टर, आपने ठीक बोला, क्योंकि सपोर्ट जैसा आप बता रहे हैं कि हर लेवल्स पे सपोर्ट की जरूरत होती है, तो एज अ सोसाइटी जैसे आपके जैसे डॉक्टर्स इस तरह के कार्यक्रम में आके भी अवेयरनेस फैलाते हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक सपोर्ट है सोसाइटी के लिए, या हेमोफीलिया से सफर कर रहे लोगों के लिए तो है ही, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, ताकि वो हेल्प कर सके जरूरत पड़ने पे। Correct. So thanks a lot for being part of the MediCircle show, and आपके व्यूज जो है हेमोफीलिया के ऊपर वो नेचुरली बहुत मदद करेंगे लोगों को समझने में इस कंडीशन को। थैंक्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।